हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सोशल साइंस 213 जो कि 10th क्लास का आपका सब्जेक्ट है, उसका पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। सो बेसिकली ये एक पीवाईक्यू वीडियो है जिसमें कि मैंने पार्ट 1 या आपका सेक्शन 1 आप कह सकते हो, सेक्शन ए जो है इस वीडियो में मैंने करवा दिया था। सो इस वीडियो को पहले आप देखना, फिर इस पार्ट 2 को देखना, क्योंकि इसमें सेक्शन ए पहले से कम्प्लीटेड है और इस वीडियो में आपको सेक्शन बी मिलने वाला है। तो इसीलिए पहले ये वाली वीडियो, फिर उसके बाद आपको जो है ये वाली वीडियो देखनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम अपना सेक्शन बी की तरफ पढ़ते हैं। 35 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियो में, जो कि सेक्शन ए के थे, जिसमें कि हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन थे। अब हमारा आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर, जिसमें कि हमें अब प्रॉपर लिखना पड़ेगा। सो सेक्शन बी स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन 36, दैट इज राइट 2 इवेंट्स विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, कह रहा है आधुनिक युग का प्रारंभ दर्शाने वाली 2 घटनाएं कौन सी हैं, वो आपको लिखनी है। तो आरंभ जो मतलब आपका आधुनिक युग है उसका आरंभ करने वाली 2 घटनाएं जो आपकी बुक में दी हुई हैं वो है द बैटल ऑफ प्लासी एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यानी कि प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई है, उसको बोला गया है कि ये जो है ब्रिटिश डोमिनेंस, मतलब इसमें ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित किया था भारत में, जिसने यूरोप में आमूल और जो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन है वो लेकर आए। ज्ञानोदय के युग और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों की शुरुआत की, विच ब्रॉट अबाउट रेडिकल पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप, ushering in the age of enlightenment and ideas like liberty, equality and fraternity। तो इन 2 इवेंट्स को बहुत मेजर माना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, बैटल ऑफ प्लासी और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, इनका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाई डिड ब्रिटिश इन्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, गिव 2 रीजंस। यानी कि भारत में परिवहन के सुधार के लिए अंग्रेजों ने निवेश क्यों किया था, 2 कारण आपको बताने हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश में उस समय पर सोने की चिड़िया था, लेकिन गरीबी ना होते हुए भी हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं था। मतलब हमारी जो स्थिति थी ना, वो हम बहुत ही बेसिक लाइफ जी रहे थे। बहुत एक जो आप कह सकते हैं पूरा भारत जो है वो एक विलेज लाइफ जी रहा था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए तो उन्होंने नए नए व्यापार यहाँ पर चालू करे। उनके आने से पहले हमारे यहाँ पर बार्टर सिस्टम था, जिसमें कि प्रोडक्ट देते थे और दूसरा मतलब माल के बदले माल लेते थे, है ना। लेकिन अब बार्टर सिस्टम उन्होंने हटाया, मॉनेटरी सिस्टम लेकर आए। मॉनेटरी में क्या हुआ, उन्होंने पैसे जो हैं, पैसे एक तरह से उन्होंने फॉर्म किए और उसके बदले तुम अब चीज़ें खरीद सकते हो। तो ब्रिटिश जो था उसने इन्वेस्ट किया इन इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, प्राइमरली टू फैसिलिटेट द एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन एंड एक्सपोर्ट फॉर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। वो भी उन्होंने अपने फायदे के लिए किया। अंग्रेजों ने मुख्य रूप से भारत से ब्रिटेन तक कच्चा माल के कुशल निष्कर्षण और निर्यात की सुविधा के लिए और अपने निर्मित माल को भारतीय बाजारों में प्रभावी ढंग से परिवहन करने के लिए जो है, जो उनके हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे उनको ठीक किया। ठीक है, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जितना भी, मतलब आपको पता है कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, कच्चा माल जाता था इंडिया से ब्रिटेन में। ठीक है, हमारा ही कच्चा माल, हमारी ही चीज़ें, और ब्रिटेन में फिर वो बनकर आती थी वो सारी चीज़ें, और फिर वो चीज़ें फिर वापस इंडिया में लाकर बेच दी जाती थी दुगने दामों में। तो इस तरीके से भी हमारा शोषण किया जा रहा था। इसीलिए इन लोगों ने चाहा कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बढ़िया बनाया जाए, कि ये जो रॉ मटेरियल है ब्रिटेन ले जाने तक और फिर वापस लाने तक बेहतर मतलब तेजी से ये काम हो। इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू इंडियन मार्केट्स, essentially maximizing their economic gains from the colony. Additionally, they also used improved transport to consolidate their military control over the West Indian territory by enabling faster movement of troops and supplies। यानी कि उपनिवेश से अपने अधिक लाभ को अधिकतम करने के लिए भारत में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार
करने में निवेश किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सैनिकों और आपूर्ति की तेज आवाजाही को सक्षम करके विशाल भारतीय क्षेत्र पर अपने सैन्य नियंत्रण को मजबूत करने के लिए भी बेहतर परिवहन का उपयोग किया। दो कारण थे। पहला कारण था कि जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, व्यापार तो क्या ही, रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाना, वो चीज़ें फिर ब्रिटेन में बनाकर और फिर वापस इंडिया को दुगने दामों पर बेच देना। तो इस तरीके से ये काम हो जाए जल्दी जल्दी, तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसलिए भी ठीक किया गया। और दूसरा जो कारण था, मेजर कारण, वो माना जाता है मिलिट्री पावर, मिलिट्री कंट्रोल जो है पाने के लिए। मतलब आपको पता है कि कितने सालों तक भारत जो है, लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश के अंडर रहा। इनके जो है, मतलब हम आज़ाद भी नहीं थे और इनके अंडर थे हम। तो इसीलिए इस केस पे ना इनको मिलिट्री की बहुत आवश्यकता रहती थी। ये ब्रिटिशर्स जो क्या किया करते थे, ब्रिटेन से ना बहुत सारी सैन्य पावर, सैन्य जो थे, सैनिक जो थे, वो मंगवाते रहते थे। तो सैनिकों को आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्होंने बेहतर किया था। ठीक है, तो दो कारण आपको पता चल गए। अब इसी में और में दिया हुआ है, या तो आप ये वाला कर सकते हो ऊपर वाला, या फिर आप नीचे वाला कर सकते हो। व्हाई डिड ब्रिटिश क्रिएट अ क्लास ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इन इंडिया? गिव टू रीजंस। यानी कि भारत में अंग्रेजों ने एक अच्छी अंग्रेजी पढ़े लिखे शिक्षित समाज का सृजन क्यों किया था? दो कारण आपको बताने हैं, 2 नंबर का सेम वही। तो जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने यहाँ के जो लोग थे उनको इंग्लिश एजुकेटेड क्यों बनाया, उनको इंग्लिश क्यों सिखाई, उनको बेहतर तरीके की एजुकेशन क्यों दी? द ब्रिटिश established a class of English education in India primarily to facilitate their administrative control by creating a pool of educated Indians to fill subordinate positions in the government and to promote loyalty to the British regime, and secondly, to introduce Western knowledge and ideas which they believed would be beneficial for India's economic development। मतलब उन्होंने ज़्यादातर अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें की। अंग्रेज़ों ने मुख्य रूप से क्या किया, सरकार में अधीनस्थ पदों को भरने और ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित भारतीयों का एक समूह बनाया। मतलब उन्होंने, जो उनकी सरकार वो लोग बना रहे थे, उसमें पढ़े लिखे भारतीय हों। ठीक है, पढ़े लिखे इन द सेंस कि उनको अच्छी इंग्लिश सिखाई जाए, जिससे कि वो ब्रिटिशर्स के जो है एक तरह से उनके वफादार रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको इतनी सारी चीज़ें दी हैं, तो वो वफादार भी रहेंगे, जो पद हैं वो भी भरे जाएंगे। और अपने प्रशासनिक नियंत्रण को भी वो सुविधाजनक बनाने के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक वर्ग की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, और दूसरा कारण ये भी माना जा सकता है कि क्योंकि अंग्रेज थे तो उनको हिंदी समझने में ज़्यादा दिक्कतें होती थी, तो इसीलिए उन्होंने कुछ गिनिंदा चुनिंदा लोगों को इंग्लिश सिखाई, ताकि वो बाकी जो लोग हैं उनकी भाषा को समझ सकें। और दूसरा कारण है पश्चिमी ज्ञान और विचारों को पेश करना। मतलब जो वो नॉलेज अपने साथ, वेस्टर्न नॉलेज या वेस्टर्न आइडियाज़ जो अपने साथ लेकर आए थे, उनको पेश करना, जिनके बारे में उनका क्या मानना था कि ये भारत के आर्थिक विकास के लिए फ़ायदेमंद होगा। और हुआ भी कुछ हद तक। जैसे रेलवेज का निर्माण है ना, रेलवे एक बहुत बेहतर और बहुत बढ़िया निर्माण माना जाता है, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, सो ये आपके कारण है। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, जिसमें कि आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान में मानव अधिकारों के महत्व की को वर्णन करना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मानव अधिकार जो है उसका क्या महत्व है, वो क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो जो मानव अधिकार हैं जो हमें दिए गए हैं, वो गारंटी करते हैं इक्वल राइट्स का। मतलब वो समान अधिकारों की गारंटी सभी को देते हैं। अगर ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में या भारतीय संविधान में, तो लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करेंगे, जो पहले हुआ करता था। ठीक है, जब हमारा संविधान नहीं था, नीच जाति और ऊंच जाति, ये सारी चीज़ें, ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट उस समय पे हुई और आज भी होती अगर ह्यूमन राइट्स नहीं होते तो ये समान अधिकार सभी को देने की गारंटी लेता है। प्रोटेक्ट द वल्नरेबल, मतलब जो कमज़ोर लोग हैं उनकी रक्षा करने का इसमें एक वो है, फ़ायदा है। ठीक है, प्रोवाइड अ लीगल रिसोर्स, कानूनी उपाय उपलब्ध। अब जैसे अगर कोई किसी से ऊंच नीच करे, ठीक है, कि तुम नीची जाति हो,
या फिर तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है। तो वो जो है वो ह्यूमन राइट्स को अगर कोई वायलेट करता है तो उसको ये अधिकार दिया है गया है कि वो कानूनी रूप से उस इंसान के खिलाफ आवाज उठा सकता है और इसके अलावा वो उस पर केस कर सकता है। तो कानूनी उपाय उपलब्ध करवाए गए हैं इनके द्वारा। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट है प्रोमोट्स इक्वालिटी। सबसे बड़ा और सबसे मेजर पॉइंट है कि ये समानता को बढ़ावा देता है, सभी के पास समान अधिकार होंगे और सभी समान तरीके से रहेंगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी टू फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि इसके और में है। किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों का हमें वर्णन करना है, कोई भी दो मौलिक कर्तव्य। सो सबसे पहला है आपका अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला कर्तव्य जो हर एक सिटीजन का जो भारत में रहता है उसका ये है कि उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए संविधान की, संविधान का पालन करना चाहिए और संविधान का सम्मान भी उसको करना चाहिए। ठीक है। और भी कई सारे हैं, जैसे कि उसे अपने हमारा जो भारतीय ध्वज है, भारतीय झंडा है, ठीक है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय गान है उसका भी सम्मान करना चाहिए, हमारा राष्ट्रगीत उसका भी सम्मान, मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे भारत से जुड़ी हुई हैं उन सभी चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, उसके आइडियाज़ और उसके इंस्टीट्यूशंस को समझना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द कंट्री। और इसके अलावा सिटीजन जितने भी हमारे भारत में नागरिक हैं उनको डिफेंड करना चाहिए, शुड डिफेंड द कंट्री एंड परफॉर्म नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। यानी कि देश की रक्षा करना, जब भी देश पर कोई संकट पड़े तो उस समय पर देश की रक्षा करनी चाहिए, देश को डिफेंड करना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा सभी जो हैं अगर किसी भी तरीके से संकट आता है पूरे भारत पर तो सभी लोग एक होकर एकता दिखानी चाहिए और इसके अलावा सभी लोगों को राष्ट्रीय रूप से सेवा करनी चाहिए। जैसा कि हमारे पास्ट में हम देखते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं तो क्या हुआ था, हमारे ऊपर जब ब्रिटिशर्स ने राज करना चाहा तो सभी देश के लोग एक साथ हो गए और इकट्ठा होकर उन्होंने राष्ट्रीय सेवा दी। इसके अलावा भी कई सारे हैं, जैसे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इसमें आपसे पूछ रहा है एनी टू क्वालिफिकेशंस ऑफ अ गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय राज्य के राज्यपाल की किन्हीं दो योग्यताओं की व्याख्या करनी है। जो एक गवर्नर होता है उसकी क्या योग्यताएं होती हैं, मतलब उसके पास क्या होना चाहिए कि वो एक गवर्नर बन सकता है। ठीक है। सबसे पहली योग्यता जो मांगी जाती है किसी भी, मतलब अगर आप लगा लो प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है उसके लिए, अगर आपको लोकसभा मेंबर बनना है, किसी भी चीज के लिए, तो आप एक भारत के नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता आपके पास ये होनी चाहिए कि यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, शुड अटेन 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 साल की निम्नतम उम्र हो, मतलब मिनिमम एज जो है एक गवर्नर बनने के लिए वो 35 साल निर्धारित की गई है कि आपके पास 35 साल की उम्र होगी तभी आप गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट बन सकते हैं। ठीक है। सो ये आपके दो जो क्वालिफिकेशन थे वो मैंने बता दिया। अब इसी में और में पूछा हुआ है एक्सप्लेन एनी टू पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की किन्हीं दो शक्तियों की व्याख्या आपको करनी है। तो सॉरी, ये यहीं पर था। पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, सबसे बड़ी और सबसे पहली पावर होती है कि वो ना हेड होता है, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब जो मिनिस्टर्स की एक सभा होती है ना, उसमें सबसे हेड जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट है डिसमिसिंग मिनिस्टर्स, मंत्रियों को बर्खास्त करना। ये भी एक चीफ मिनिस्टर की पावर होती है कि अगर कोई भी मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ढंग से काम नहीं कर रहा है या फिर कोई ऐसा मंत्री है जो कि गलत काम कर रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको बर्खास्त वो कर सकता है, उसका जो पद है मंत्री का वो वहां से उसको हटा सकता है। ये पावर चीफ मिनिस्टर के पास होती है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, यानी वो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। एक स्टेट को किस तरीके से चलाना है ये चीफ मिनिस्टर, ये सीएम के हाथ में होता है, ये आपको पता होगा। आपको मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपके स्टेट का, आप जिस भी स्टेट से देख रहे हो, आपके स्टेट का
सीएम कौन है ये आप कमेंट में लिखोगे। और स्पेशली दिल्ली से अगर आप देख रहे हो तो दिल्ली का एक नया सीएम है, तो आपको उस सीएम का नाम बताना है, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है मैनेजिंग द क्राइसिस, यानी संकटों का प्रबंधन करना। ये भी स्टेट ऑफ मतलब जो अगर कोई भी स्टेट पर, ठीक है, राज्य पे अगर कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आ रहा है, जैसे कि जल संकट होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का संकट, तो एक सीएम का काम होता है कि वो सभी संकटों का प्रबंधन करे। क्योंकि हमने देखा कि सीएम ही प्रतिनिधित्व करता है राज्य का, तो सीएम का ही काम होगा अगर किसी भी प्रकार का ऐसा संकट जो उसके अंडर है, तो वो उन चीज़ों को देखता है। अगर कोई ऐसा संकट है जो भाई उसके नहीं क्षेत्र में आ रहा है, नहीं वो संभाल पा रहा है, तो फिर वो पीएम के पास जाता है। नेक्स्ट है एडवाइजिंग द गवर्नर, और ये हमने पिछले उसमें भी देखा था वीडियो में कि वो राज्यपाल को सलाह देता है। राज्यपाल को वो किस तरीके की सलाह दे सकता है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप बता देंगे, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, जो कि मैंने यहीं लिख दिया है। इसमें आपसे बेसिकली क्या पूछा है, एक्सप्लेन द नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहित न्यायाधीशों की संख्या की व्याख्या कीजिए सॉरी। आपसे पूछा है कि चीफ जस्टिस को मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें कितने नंबर ऑफ जजेस होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस। पहली बात तो उसमें चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, और इसके अलावा उसमें 25 अदर जजेस होते हैं। ये आपके बुक के हिसाब से बता रही हूँ, अगर हम प्रेजेंटली देखें तो 33 जजेस हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन बुक में आपका 25 लिखा हुआ है, तो आप आंसर में भी 25 ही लिखेंगे। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर और बाकी अगर हम देखें तो 25 अदर जजेस होते हैं। पार्लियामेंट में इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। देखो जैसा मैंने आपको बताया 33 अभी प्रेजेंटली हैं, तो इसीलिए पार्लियामेंट जो है ना, जो हमारी संसद होती है, वो चाहे तो कभी भी चीफ जस्टिस जो होते हैं उसके साथ, मतलब चीफ जस्टिस तो नहीं, चीफ जस्टिस तो एक ही होता है, उसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जितने भी नंबर ऑफ जजेस हैं उनको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है 41, हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन रनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। राजनीतिक दल किस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चलाने में सहायता करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो किस तरीके से मदद करती हैं हमारे गवर्नमेंट को या डेमोक्रेसी को चलाने में। तो देखो रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इनके क्या रोल रहते हैं। सबसे पहला होता है एनकरेजिंग ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आपको पता होगा, सभी को पता है कि इलेक्शन के टाइम पे ये पॉलिटिकल पार्टीज कितनी, मतलब उसमें कितने मेजर नंबर में ये लोग जो हैं हर एक स्लम एरिया से लेकर, ठीक है, और लेविश एरिया तक आराम से ये लोग अपना रैली वगैरह निकालते हैं। तो इससे ना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है लोगों का, मतलब जो लोग जिनको इलेक्शन का नहीं पता होता उनको भी पता चल जाता है, ठीक है। फर्स्ट तो ये है गिविंग द इलेक्ट्रेट चॉइस ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज, मतलब कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार की स्कीम या कोई भी किसी भी प्रकार की पॉलिसी निकाल रही है, तो ये लोग ना चूज करने की वो देते हैं लोगों को, जनता को, ठीक है। जनता चॉइस कर सकती है, इलेक्ट्रेट चॉइस होती है उसके पास कि ये गवर्नमेंट सही स्कीम निकाल रही है नहीं, या सही पॉलिसी है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स इन सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन। अब आपको पता होगा हर एक पार्टी जो है, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टीज क्या करती हैं, एक रीजन को देखती हैं, रीजन को देखते हैं मतलब एक क्षेत्र के इंटरेस्ट को लेकर काम करती हैं। जैसे कि आपकी ये है शिवसेना दल, शिवसेना दल ये आपका क्या करता है, मतलब एक पॉलिटिकल जो रीजन है उनको लेकर ये काम करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो नेशनल लेवल पे होती हैं, वो है ना, वो उनको हर एक जितने भी सोसाइटी में ग्रुप्स हैं, मतलब जितने भी सोसाइटी में अलग अलग लोग हैं, ठीक है, अलग अलग उनके
चाहे उनकी अलग जातियां हों, कुछ भी हों, उन सभी धर्मों को, उन सभी जातियों के लोगों को लेकर वो लोग चलते हैं, और उन सभी के इंटरेस्ट, मतलब उन वो लोग क्या चाहते हैं उस चीज़ को देखकर पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं। नेक्स्ट है रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग फ्यूचर पॉलिटिशियंस। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, इसमें जो आने वाले अलग अलग जो फ्यूचर के नेता, राजनेता वगैरह होते हैं, उनको ये लोग रखती भी हैं अपने पास, ठीक है, और इनको ट्रेनिंग भी देती हैं। ऑर्गेनाइजिंग द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, प्रोवाइडिंग एमपीज, इसके अलावा ये लोग एमपी भी देती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर एक उसमें, ठीक है। इंश्योरिंग स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट की स्क्रूटनी है उसको भी इंश्योर करती हैं। एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग द पब्लिक ऑन इश्यूज, अगर कोई गवर्नमेंट किसी प्रकार की इशू कर रही है, किसी प्रकार का ऐसा घोटाला है जो गवर्नमेंट कर रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कि वो मतलब जो भी पब्लिक है, जनता है, उसको ये इन सब बातों के बारे में बताएं। जैसे आपको पता होगा, अपोजिशन जो होता है उसका मेजर काम यही होता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत काम कर रही है, जो एक रूलिंग पार्टी है बेसिकली, अगर रूलिंग पार्टी गलत काम कर रही है, जैसे कि हमारे देश में बीजेपी है, अगर वो कुछ गलत काम कर रही है, तो कांग्रेस जैसी पार्टी या आम आदमी पार्टी, ये जो है इनके अपोजिशन में आते हैं, इनके विपक्ष में आते हैं। तो ये लोग ना उन चीज़ों को लेके जनता को जागरूक करते हैं कि देखो ये गलत काम कर रहा है या ये गलत काम कर रही है, तुम्हें इसको रोकना चाहिए, ठीक है, ये जागरूक करती हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ इटली ऑन द ईव ऑफ रेनेसेंस इन 14th सेंचुरी। 3 नंबर का यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की पूर्व संध्या पर इटली की दशा का वर्णन आपको करना है। तो इटली की क्या उस टाइम पे स्टेट थी आपको बताना है। तो रेनेसेंस पीरियड के दौरान 14th सेंचुरी में इटली जो है वो सफरिंग और इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था, मतलब वो पीड़ा और अस्थिरता की स्थिति में था। लेकिन यह सांस्कृतिक और कलात्मक परिवर्तन का समय भी था जिसमें पुनर्जागरण को जन्म दिया, ठीक है। लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार की कल्चरल और आर्टिस्टिक चीजें, आर्टिस्टिक ट्रांजिशन भी हो रहे थे, जिससे कि रेनेसेंस या पुनर्जागरण को जन्म मिला। सबसे पहला है इसका पॉइंट कैटास्ट्रॉफ्स, यानी कि आपदाएं। तो जो 14th सेंचुरी थी, इसको एक कैटास्ट्रॉफ्स की मतलब सीरीज बोल दिया गया। मतलब इस समय पे अलग अलग आपदाएं जो हैं आई, जैसे कि ब्लैक डेथ, ठीक है, द 100 years वॉर, famines. These event caused the European economy to go into recession and reduce the population. काली मौत, ठीक है, 100 वर्षों का युद्ध, अकाल शामिल थे। ऐसे ऐसे आपदाएं आई जिससे इन घटनाओं के कारण यूरोपीय अर्थव्यवस्था जो थी वो मंदी में चली गई और जनसंख्या भी कम हो गई। नेक्स्ट है कल्चरल एंड आर्टिस्टिक ट्रांजिशंस। तो सांस्कृतिक और कलात्मक परिवर्तन भी आए। द 13th and 14th centuries are considered the pre-Renaissance in Italy, as many cultural and artistic transition began during this time. The first stirrings of रेनेसेंस आर्ट व सीन सच एज इन द रियलिज्म ऑफ गियोटो, यानी कि 13वीं और 14वीं शताब्दियों को इटली में पूर्व पुनर्जागरण काल माना जाता है, क्योंकि इस समय में कई सारी कलात्मक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन थे वो शुरू हुए। पुनर्जागरण कला की पहली हलचलें हमें गियोटो के यथार्थवाद में देखने को मिलती है, जो इन्होंने एक रियलिज्म बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड रूट्स थ्रू द मेडिटेरियन एक्सपेंडेड, ब्रिंगिंग रिचनेस एंड न्यू आइडियाज टू इटली, यानी कि व्यापार, भूमध्य सागर के माध्यम से व्यापार मार्गों का भी विस्तार हुआ, जिसमें कि इटली में समृद्धि और नए विचार सामने आए, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43, डिस्क्राइब द राइज ऑफ जर्मनी एज अ पोटेंट राइवल ऑफ इंग्लैंड बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी जो था उसका इंग्लैंड के प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में उदय का वर्णन हमें करना है। मतलब जो जर्मनी था ना, पहले का जो जर्मनी था, वो कैसे इंग्लैंड, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले कैसे इंग्लैंड का एक राइवल या दुश्मन के रूप में उभरा, ठीक है। सो इसका आंसर देख लो। जर्मनी बिकेम अ राइवल टू ब्रिटेन बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। कई फैक्टर्स के या कई कारणों की वजह से ब्रिटेन प्रतिद्वंदी बना, किसका,
जर्मनी का, ठीक है। द नेवल रेस, सबसे पहला है नौसैनिक दौड़। जर्मनीज लीडर कैसर विल्हेम सेकेंड wanted to build a fleet to rival Britain's Royal Navy, which was the world's most powerful fleet at the time। यानी कि जर्मनी के जो नेता थे कैसर विल्हेम द्वितीय, ब्रिटेन की रॉयल नेवी जो उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी, उससे टक्कर लेने वाला बड़ा बेड़ा बनाना चाहती थी। और यही काम फिर आगे चल के जो आपके हिटलर हैं उन्होंने भी करना चाहा था। द रॉयल नेवी प्रोटेक्टेड ब्रिटिश ट्रेड एंड केप्ट द ब्रिटिश आइजल सेफ फ्रॉम इन्वेजन। अब ये जो रॉयल नेवी थी ना, ये क्या करती थी उस समय पे, ब्रिटिश व्यापार की रक्षा करती थी और ब्रिटिश द्वीपों को आक्रमण से सुरक्षित रखती थी। और जर्मनी ये चाहता था कि वो भी ब्रिटेन की तरह ही रॉयल नेवी की स्थापना करे। जर्मनीज एडमायरल ट्रिपेट्स began a program of warship construction in 1898 and Germany's fleet expanded to protect its colonies and exert power worldwide। और उनके जो जर्मनी के एडमिरल थे टिरपिट्स, इन्होंने क्या किया ना, 1898 में युद्धपोत का निर्माण करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। युद्धपोत का मतलब होता है जो आपका सागर होते हैं ना, मतलब जो है आपके नौसेना, आपको पता होगा समुद्र वाली जो सेना होती है हमारी, नेवी होती है, उस पर एक तरीके का ऐसा युद्धपोत बना देना, ऐसा एक तरीके का कंस्ट्रक्शन कर देना जिससे कि लड़ाई करनी आसान हो जाए और जो इनके सैनिक हैं वो बच सकें, ठीक है। जर्मनी के बेड़े का विस्तार अपने उपनिवेशों की रक्षा करने तथा विश्व भर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने ये काम किया था। नेक्स्ट है द आर्म्स रेस, उसके बाद हथियारों की दौड़ भी थी उनके बीच में, ये भी एक बड़ा कारण बना कि वो एक दूसरे के दुश्मन थे। नेवल रेस लेड टू एन आर्म्स रेस एज ईच नेशन ट्राई टू आउटप्रोड्यूस द अदर विद न्यू टेक्नोलॉजीज। तो जो नौसैनिक दौड़ थी ना, उसने हथियारों की दौड़ को जन्म दिया, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र नई प्रौद्योगिकी के साथ एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये ब्रिटेन जो था वो चाह रहा था कि हम आगे निकलें, और जो जर्मनी था वो चाह रहा था कि हम आगे निकलें। तो इस वजह से जो वॉर थी वो एक आर्म्स रेस में, हथियारों की दौड़ में बदल गई, ठीक है। जर्मनीज केमिकल इंडस्ट्री, यानी जर्मनी का रासायनिक उद्योग। जर्मनी बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट केमिकल इंडस्ट्री, इसने विश्व का सबसे बड़ा रासायनिक उद्योग स्थापित किया। प्रोड्यूसिंग 60% मोर केमिकल्स देन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें कि 60% संयुक्त राज्य अमेरिका से भी 60% ज्यादा रसायन उत्पादित करता था जर्मनी। जर्मन केमिकल कंपनीज प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डाई स्टफ्स इन 1913 में जर्मन रासायनिक कंपनियां विश्व के लगभग 90% रंग जो है वो पदार्थों का उत्पादन करती थी, जिस कारण भी इनके बीच में राइवलरी हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, that is explain the causes for early resistance movement against British rule in India before the revolt of 1857। 1857 के विद्रोह से पहले जो भारत था उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन की व्याख्या आपको करनी है। आपको पता होगा 1857 का जो 1857 का आंदोलन है या विद्रोह है वो एक मेजर विद्रोह माना जाता है, लेकिन उससे पहले भी कई सारे विद्रोह हुए थे छोटे मोटे, तो उनको हमें बताना है। There were several causes of resistance to British rule in India before the revolt of 1857। तो 1857 के विद्रोह से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध के कई कारण थे, जैसे कि सबसे पहला कारण माना जाता है आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज एंड पीपल थ्रू हाई टैक्सेस, फोर्स कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। यानी कि अंग्रेजों ने उच्च कर लगाए थे, टैक्स ज्यादा लगाने स्टार्ट कर दिए थे, और अफीम की जबरन खेती की जाती थी, ठीक है। अफीम आपको पता होगा कितना ज़्यादा रिस्की और कितना ज़्यादा डेंजरस होता है, उसकी जबरन खेती करवाई जाती थी। भारतीय उद्योगों पर भारी शुल्क लगाया जाता था, मतलब जितने भी भारतीय उद्योग थे, मतलब हमारी ही कंट्री और हमारे पर ऊपर ही इतने ज़्यादा शुल्क वो ये लोग लगाते थे, टैक्सेस लगाते थे, ठीक है, जिससे कि भारत के प्राकृतिक संसाधन और लोगों का शोषण किया जा रहा था। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक थे। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स दैट थ्रेटन traditional Indian values and customs such as the prohibition of sati and the promotion of western education। अंग्रेजों ने सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार लागू किए जिनसे प्रारंभिक भारतीय मूल्य और रीति रिवाज थे उनको खतरा पैदा हो गया, जैसे कि सती प्रथा,
इस पर रोक लगा दी गई थी, जो कि अच्छी बात थी, अंग्रेजों के द्वारा इस पर रोक लगाई थी। और पश्चिमी शिक्षा को ये बढ़ावा दे रहे थे, मतलब पहले के जो गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे इंडिया में, ठीक है, उन सभी चीज़ों को हटाकर ये लोग यहाँ पर अब नए पश्चिमी तरीके की जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो देना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था, जो कि भारत के लिए एक खतरा था, ठीक है। और इस वजह से भी प्रतिरोध जो थे वो हो रहे थे। नेक्स्ट है मिलिट्री फैक्टर, सैन्य कारक थे। तो जो ब्रिटिश थे वो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इंडिया सिपॉइज इन द आर्मी एंड हैड अनपॉपुलर पॉलिसी सच एज द जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856, यानी कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव करते थे। और उनकी 1856 के जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट जैसी अलोकप्रिय नीतियां थी, मतलब कई सारी ऐसी नीतियां थी जो कि गलत थी भारतीय सिपाहियों के लिए, और वो उनके साथ भेदभाव की भी किया करते थे। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेस फॉर द रिवॉल्ट ऑफ पॉलीगर्स ऑफ मद्रास, यानी कि मद्रास के पॉलीगारों के विद्रोह के कारणों की व्याख्या आपको करनी है। तो मद्रास में पॉलीगारों का विद्रोह क्यों हुआ था? द पॉलीगर्स ऑफ मद्रास रेबल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। तो मद्रास के पॉलीगर्स जो थे उन्होंने कई कारणों से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। सबसे पहला कारण जो हमने पीछे भी पढ़ा कि टैक्सेशन, यानी कि कर लगाना। द ब्रिटिश सॉट टू कंट्रोल हु कलेक्टेड टैक्सेस एंड द पॉलीगर्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अंग्रेज यह नियंत्रित करना चाहते थे कि कर कौन एकत्र करेगा, मतलब इकट्ठा कौन करके लाएगा टैक्स, ये लोग नियंत्रित करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। और पॉलीगर्स ने ब्रिटिश अधिकारियों को कर देने से इनकार कर दिया था। वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उनको कर नहीं देना चाहते थे। सेकेंड है लैंड राइट्स, यानी कि जमीन के अधिकार। द ब्रिटिश ट्राइड टू टेक अवे द पॉलीगर्स मिलिट्री एंड लैंड राइट्स, यानी कि अंग्रेजों ने पॉलीगर्स के सैन्य और भूमि अधिकार छीनने की कोशिश की थी। रिलीजियस इंटरफेरेंस, द ब्रिटिश इंटरफेयर्ड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच ऑफन लेड टू एंटी क्रिश्चियन रिवॉल्ट्स। देखो, धार्मिक हस्तक्षेप भी उन्होंने किए थे, अंग्रेजों ने कई सारे धार्मिक प्रथाओं पे हस्तक्षेप किए थे, जिसके कारण कि ईसाई विरोधी विद्रोह जो है वो हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है 45, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ वंदे मातरम इन नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। 3 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम जो है उसका क्या महत्व है, ये आपको बताना है इसमें। सो आंसर देख लो, वंदे मातरम होल्ड्स इमेंस सिग्निफिकेंस इन इंडियाज नेशनलिस्ट मूवमेंट एज इट सर्व्ड एज अ पावरफुल रेनिंग क्राई instilling a sense of patriotism and unity among the people, acting as a symbol of resistance against British rule and becoming a key element in the Swadeshi movement, particularly during the crucial period of the Bengal partition, where its public singing often defied colonial restrictions, ultimately contributing significantly to the fight for Indian independence। देखो, वंदे मातरम जो है भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि यह एक शक्तिशाली नारा था, ठीक है। पहले ये एक नारा था, उसके बाद ये एक भारतीय गीत बना दिया गया, राष्ट्रीय गीत, जिसने लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना पैदा की थी। कमेंट में मुझे बताओ, वंदे भारत किसने लिखा था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में इसने कार्य किया और स्वदेशी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया, विशेष रूप से बंगाल विभाजन के महत्वपूर्ण समय के दौरान, जहां इसके सार्वजनिक गायन ने इसके अक्सर औपनिवेशिक प्रतिबंधों की अवहेलना की और अंततः भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, जो कि किसने करवाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का जब विभाजन करवाया, तो उस समय पे उस समय के दौरान कई बार एक तरीके से आप कह सकते हो कि सार्वजनिक रूप से सभी ने मिलके वंदे मातरम, जो एक नारा पहले माना जाता था, उसको गाया, ठीक है, जिससे कि ये दिखाया जाता था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ हैं और हम इनकी बातों को और इनके जो प्रतिबंध हैं, जो हमारे ऊपर रोक लगाई जा रही है, उनको नहीं मानेंगे, ठीक है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, बहुत अत्यधिक महत्व रखता है, और ये लोगों में देशभक्ति दिखाता है कि देशभक्ति की भावना है हमारे अंदर, एकता की भावना है, ये सारी चीजें इसने पैदा की थी, ठीक है।
नेक्स्ट इसी में और में दिया हुआ है, हाउ डिड द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कन्वर्ट इनटू नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक भारत के दौरान क्षेत्रीय संगठन राष्ट्रीय संगठनों में किस प्रकार परिवर्तित हुए थे, ये आपको इसमें बताना है। सो ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया यानी कि औपनिवेशिक भारत के दौरान रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू नेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली थ्रू द यूनिफाइंग इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि क्षेत्रीय संगठन जो थे वो मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के एकीकृत भाव के माध्यम से धीरे धीरे राष्ट्रीय संगठनों में परिवर्तित हो गए थे। तो क्षेत्रीय संगठन जो थे, जो सिर्फ क्षेत्र तक ही सीमित थे, वो अब धीरे धीरे जो है राष्ट्रीय संगठन मतलब राष्ट्र पूरे देश में जाने लग गए। ठीक है, विच क्रिएटेड अ शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, यानी कि जिसने कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्पीड़न का एक साझा अनुभव बनाया, लीडिंग टू इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन रीजनल ग्रुप्स, जिससे कि क्षेत्रीय समूह जो थे उनके बीच संचार और सहयोग में वृद्धि हुई। जो कि क्षेत्र वाले जो समूह थे ना, इनके बीच में कम्युनिकेशन बनी, कोलैबोरेशन बनी रीजनल ग्रुप्स को लेके, फैसिलिटेटेड बाय डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन वाइड and network of transportation and communication infrastructure built by the British, and the emergence of nationalist leaders who actively sought to galvanize a pan-Indian movement against colonial rule, यानी कि जिसे अंग्रेजों द्वारा निर्मित परिवहन और संचार बुनियादी ढांचे के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के विकास और राष्ट्रवादी नेताओं के उदय से सुगम बनाया गया, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक अखिल भारतीय आंदोलन को सक्रिय करने की सक्रिय कोशिश की। मतलब ये लोग जो थे, जो क्षेत्रीय संगठन थे, वो जब धीरे धीरे राष्ट्रीय संगठन बने तो इन्होंने औपनिवेशिक शासन, जो अंग्रेजों का शासन था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और उसको और एक्टिव करने के लिए इन्होंने एक्टिवली कदम उठाए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने परिवहन और जो संचार, जो कम्युनिकेशन था, उसको भी राष्ट्र व्यापी दर से नेटवर्क का विकास इन्होंने किया। लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, सभी लोगों तक, मतलब गांव से लेके कस्बे से लेके सभी लोगों तक उनकी जो बातें हैं वो पहुंच पाए, तो इसीलिए भी इन्होंने काम किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, एनालाइज एनी थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ विलेज रोड्स, यानी कि जो गांव के ग्रामीण सड़कें होती हैं उनके तीन पहलुओं को आपको विश्लेषण करके बताना है। सबसे पहला तो विलेज रोड्स कैन हैव मैनी बेनिफिट्स, यानी गांव की जो सड़कें उनके कई लाभ हो सकते हैं। पहला है इम्प्रूव्ड मोबिलिटी, यानी कि बेहतर गतिशीलता। तो विलेज रोड्स कैन इम्प्रूव मोबिलिटी एंड सेव टाइम विच कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। गांव की सड़कें आवागमन में सुधार ला सकती हैं और समय बचा सकती हैं, जिससे उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट है बेटर एक्सेस, यानी विलेज रोड्स कैन इम्प्रूव एक्सेस टू मार्केट्स, रॉ मटेरियल, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स। दिस कैन लीड टू इंक्रीज्ड इनकम फॉर रूरल प्रोड्यूसर्स एंड ओपन अप न्यू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। बेहतर पहुंच, गांव की सड़कें जो हैं बाजार, कच्चे माल, अस्पतालों और स्कूलों तक पहुंच में सुधार कर सकती हैं। अगर गांव में बेहतर सड़कें होंगी तो इससे उससे क्या फायदा होगा, बाजार मतलब उस सड़क से मार्केट्स जाना आना बहुत आसान हो जाएगा उन सड़कों की वजह से, और मार्केट जो है वो गांव गांव तक फैल पाएंगी। कच्चा माल जो है वो इधर उधर से लाया जा सकेगा। अस्पताल, स्कूल तक पहुंचने में भी कई सारे सुधार आ जाएंगे, और इससे ग्रामीण उत्पादक जो होंगे उनकी भी आय में वृद्धि होगी और आजीविका के भी नए नए अवसर खुलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। विलेज रोड्स कैन सपोर्ट agricultural development by providing access to water, seeds and other raw material. This can lead to higher quality produce and increased earnings for farmers, यानी कृषि विकास भी होगा इससे। गांव की सड़कों पे अगर जल होगा, बीज वगैरह भी आराम से मिल जाएंगे, कच्चे माल तक भी आराम से पहुंच प्रदान हो जाएगी, तो इससे कृषि विकास होगा और इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाली उपज हमें प्राप्त हो सकेगी। किसानों की आय में भी इससे बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि अगर उसे टाइम से सब कुछ मिल जाएगा, जल, बीज और जितना भी कच्चा माल उसे एक खेती करने के लिए चाहिए, तो वो सारी चीज़ों से उसकी आय में वृद्धि होगी और टाइम से खेती हो पाएगी। 47 में आपसे पूछा गया है 3 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन 3 स्टेप्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, यानी भारतीय सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए उठाए गए किन्हीं 3 कदमों की आपको व्याख्या करनी है। भारत
कि जो सरकार है वो किस तरीके से नारी के लिए आवाज उठाती है और नारी का सशक्तिकरण, नारी को शक्ति प्रदान करती है। द गवर्नमेंट हैज enacted special laws to protect women such as the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, the Dowry Prohibition Act 1961 and the Prohibition of Child Marriage Act 2006। तो सरकार ने महिलाओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत से विशेष कानून बनाए हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, ठीक है। घरेलू हिंसा अगर किसी भी महिला के साथ हो रही है तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया है जो 2005 में बना था। दहेज निषेध अधिनियम, यानी कोई भी ना तो दहेज देगा ना दहेज लेगा, 1961 का अधिनियम है। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, यानी कि किसी भी प्रकार से बाल विवाह जो है वो नहीं होगा। इसमें कई सारी स्कीम्स भी बनाई गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ये आपको पता होगा कि जिससे कि जितने भी बाल लिंग अनुपात है उस जो घट रहे हैं धीरे धीरे, और महिलाओं और लड़कियां इससे सशक्त बनेंगी, जिससे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस बेसिकली ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि जो गर्ल चाइल्ड होती थी उसको पहले मार दिया जाता था। तो इस स्कीम से बोला गया है कि तुम ऐसा मत करो, तुम उसको पढ़ाओ, ठीक है, और वो भी सेम उसी तरीके से है जैसे तुम्हारा लड़का। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि एक स्कीम है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं या माताएं होती हैं उनको मातृत्व लाभ प्रदान करती है, जिसमें कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, कई सारे ये लोग मतलब सरकार लाभ प्रदान करती है, ठीक है। उनको किसी तरीके से पैसे देती है, या फिर अगर उनका बच्चा बीमार है या वो बीमार है तो उनका फ्री इलाज, कुछ ऐसा। महिला शक्ति केंद्र, ठीक है, MSK, द स्कीम एम्स टू एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। महिला शक्ति केंद्र जो होता है इसमें क्या होता है, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना इसमें आता है। इसी में और में दिया हुआ है, एक्सप्लेन द नीड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की आवश्यकता की व्याख्या करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सतत विकास बेसिकली होता है कि आप जो आपके पास संसाधन है, जो आपके पास प्रेजेंट में संसाधन है, संसाधन कुछ भी हो सकता है, जैसे पानी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट, इसका एक उदाहरण आप ले सकते हो, पानी, ठीक है, कोयला वगैरह, ठीक है, ऐसे संसाधन जो आपको ऐसा लगता है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो अगर एक बार ख़त्म हो गए तो उनको दोबारा बनाना बहुत मुश्किल, या फिर उसको दोबारा बनाया ही नहीं जा सकता। तो इस तरीके से विकास करना कि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, उनको ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाए, जैसे पानी, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी है और इसकी आवश्यकता क्यों है। सबसे पहला तो आपको पता होगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्योंकि इन संसाधनों का, जैसे पानी, अगर हम इनको ढंग से यूज़ नहीं करेंगे, इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगी, और पूरी, एक पानी ख़त्म हो गया तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसलिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये प्रदान करती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास ये देती हैं, ठीक है। अगर एक कंट्री अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चल रही है, मतलब चीज़ों को जल्दी संसाधनों का सही उपयोग कर रही है, इनको ये नहीं कि हम बस ख़त्म करते जा रहे हैं और कुछ वो नहीं है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इस पे, ठीक है। एड्रेसेस द चैलेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, किसी भी प्रकार से अगर पर्यावरण का ह्रास हो रहा है तो वो ह्रास, वो हमें पता चल जाता है अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है किसी कंट्री में तो, ठीक है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, जो कि आपका 4 नंबर का है। ये बेसिकली एक मैप वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको ना ABCD करके दिया हुआ है, तो इसमें ना आपको, जैसे एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो मैप में आपको ए करके ऐसे दिया है, और आपको बताना है कि वहाँ पर उस जगह पर कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया है। नेक्स्ट है अ पोर्ट, बी नंबर पे एक पोर्ट है, ठीक है। सी नंबर पे एक सिटी है ऑन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज का एक नगर माना जाता है। और डी नंबर पे एक सिटी है ऑन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यानी उत्तर दक्षिण गलियारे पर एक नगर है। अब ये मैप आपको कहाँ मिलेगा, बिल्कुल नीचे यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात करें ए की, तो ए पर आपको दिखाई देता है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट बेसिकली क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये है, जो कि आपका कहाँ आता है, ये आपका आता है कोलकाता में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये आपका आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लें,
उसके बाद आपका बी पार्ट जो है ना, बी पार्ट में आपसे बोला गया था कि ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट है, तो ये वाला यहाँ पर आता है पोर्ट टूटीकोरिन, ठीक है, टूटीकोरिन। ये आपका कौन से इसमें है, ये आपका स्टेट में है तमिलनाडु, तमिलनाडु। सी में आपसे बोला गया था कि एक सिटी जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर है, तो वो उसका नाम है चेन्नई। यहाँ पर आपको पता होगा तमिलनाडु में चेन्नई जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर पड़ती है, और ये आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में पड़ती है श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर। तो वैसे भी आप ये बता दोगे क्योंकि आपको पता है लद्दाख और इसके यहाँ पर पड़ती है ये वाली सिटी श्रीनगर। सो ये आपका फर्स्ट वाला मैप हो गया। अब इसी में ना कुछ विजुअली इम्पेयर्ड किड्स के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे कि नेम वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब। आपको बताना है पंजाब में कोई भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, ठीक है, श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट जो है, जो कि आपका कहाँ पर है, इन अमृतसर। ये आपका पड़ता है अमृतसर में, ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पंजाब में। नेक्स्ट है नेम वन पोर्ट इन केरला। केरला का कोई भी एक पोर्ट हमें बताना है, बंदरगाह हमें बताना है। तो ये है आपका कोचिन, ठीक है, कोचिन पोर्ट, कोचिन बंदरगाह जो है वो केरला में पड़ता है। नेम नॉर्दर्न मोस्ट सिटी ऑन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, को जो स्वर्णिम चतुर्भुज है उसके सबसे उत्तरी में कौन सा नगर है, ये है आपका दिल्ली। दिल्ली जो है हमारा सबसे उत्तरी नगर है स्वर्णिम चतुर्भुज में। और उसके बाद दक्षिण गलियारे पर सबसे दक्षिणी नगर कौन सा है, ये हमारा पड़ता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। देखो पेपर में आपको ये वाले क्वेश्चन नहीं करने जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए दिए गए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आपको ऊपर वाला पार्ट करना था, लेकिन मैं करवा इसलिए रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, अगर इस टाइप से भी अगर कोई एक्स्ट्रा में क्वेश्चन बन जाए तो। अब सेकंड वाले में भी मैप 49 में दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ लोकेशन दी हुई है। सबसे पहले रिवर कावेरी आपको बताना है, कावेरी नदी कहाँ है। कार्डमम हिल्स यानी कि कार्डमम पर्वत श्रेणी कहाँ है। एरिया ऑफ गुजरात रिसीविंग लेस देन 60 सेंटीमीटर रेनफॉल पर एनम, यानी कि गुजरात का वो क्षेत्र आपको दिखाना है इसमें जिसमें कि 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। फिर आपको लास्ट में छोटा नागपुर पठार जो है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो इसके लिए ये आपका मैप हो गया, ये आपको अपने आंसर शीट में अटैच करना है, फिर आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा और एक यहाँ पर सेकंड मैप यहाँ पर आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कावेरी नदी के बारे में। तो देखो यहाँ से आपकी कावेरी नदी, एक बार इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। तो वैसे देखो तुम यहाँ पे ना, ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा, ये वाला, ये आपका आता है कर्नाटक का पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये तमिलनाडु। कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है और तमिलनाडु में आकर ये गिरती है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे ये आपका कर्नाटक का पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है तमिलनाडु का पार्ट है। तो यहाँ से ऐसे कावेरी नदी जाती है। नेक्स्ट है कार्डमम हिल्स के बारे में आपसे पूछा था, तो ये केरला में बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट में पड़ती है कार्डमम हिल्स, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था कि ऐसा एरिया गुजरात का जहाँ पर सबसे मतलब 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सो ये आपका ये वाला एरिया हो जाता है, जो ये वाला एरिया है, ये पूरा एरिया जो है इसमें 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और ये इस वाले एरिया में ज़्यादा होती है, ठीक है। इस वाले एरिया की बात करें यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपकी होती है 40 to 60, ठीक है, और इस एरिया में आपकी होती है 20 to 40 सेंटीमीटर। और ये पूरा एरिया जो 60 वाला है वो यहाँ से इस तरीके से जाता है, और लास्ट में आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू जो छोटा नागपुर पठार है वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा। सो आपका हो गया 49 क्वेश्चन, इस तरीके से आपको करना है। अब इसी में आपका ये ब्लैंक पेज वगैरह आप देख लेना,
प्लीज़ इनको अच्छे से अटैच करना। कई बार बच्चे जो है अटैच करते समय गलतियां कर देते हैं। और यहाँ पर हाँ, अपना रोल नंबर भी ज़रूर लिख देना, ये आपको डिटेल पता होनी चाहिए। दोनों ही मैप्स पे अपना रोल नंबर लिख देना कि कोई भी चांस से अगर मैप आपका निकल भी जाता है तो आप का टीचर आप आराम से आपके मैप को लगा सके। नेक्स्ट इसमें विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, यानी कि ईस्टर्न घाट्स जो हैं उनके 4 फीचर, 4 महत्व आपको बताने हैं पूर्वी तट के। सबसे पहला तो यहाँ पर कई सारी नदियां हैं, सेवरल रिवर्स हैं, कई सारी नदियां हैं। अब नदियां कौन कौन सी हैं देख लो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। यहाँ पर कई सारे माउंटेन रेंजेस है, पर्वत श्रृंखला भी बहुत सारी हैं। हाइट जो है इसकी 600 से 900 मीटर्स है। और सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची जो इसमें हाइट मानी जाती है तट में, वो है 1501 मीटर, जो कि महेंद्रगिरी नाम से जो पूर्वी तट है उसकी है। नेक्स्ट है पॉन्ड्स एंड लेक्स, मतलब इसमें कई सारी झीलें और कई सारे झरने हैं, जैसे चिलिका पॉन्ड आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पुलिका पॉन्ड है, पुलिकट पॉन्ड, और कोलेरू लेक जो इसमें है पाई जाती है। अब आपका आ जाता है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की व्याख्या आपको करनी है। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट आपको पता है सबसे हाईएस्ट कोर्ट है हमारे पूरे इंडिया की। सो सुप्रीम कोर्ट कैन टेक डिसीजन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, यानी कि सरकार, ठीक है, सरकार और नागरिक के बीच में अगर कोई ऐसा बहस हो जाती है, किसी प्रकार का कोई नागरिक जो है वो सरकार के खिलाफ किसी चीज को लेकर केस करना चाहता है, तो उस केस में डिसीजन लेने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट कैन रीओपन द ओल्ड केसेस, कोई भी अगर पुराने केस हैं जो बंद कर दिए गए हैं, जो खत्म कर दिए गए हैं, उनको रीओपन करवा सकती है सुप्रीम कोर्ट, दोबारा खुलवा सकती है। सुप्रीम इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट जो है वो माना जाता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से गार्जियन है, ठीक है, हमारे संविधान की गार्जियन मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट कैन टेक एनी डिसीजन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए संविधान से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। पीपल कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर राइट्स एंड लॉज, और जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने किसी भी अधिकार या किसी भी कानून का अगर कोई भी जो है वंचन हुआ है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन गिव पनिशमेंट टू द पर्सन हु विल नॉट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको सीधे तौर पे वो जो है सुप्रीम कोर्ट पनिशमेंट, सजा दे सकती है। जैसा मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो सीधे उसकी रक्षा करती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द पावर्स, इसी में और में है पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि प्रधानमंत्री जो है भारत के, उनकी क्या शक्तियां होती हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ पावर्स मिनिस्टर्स, मतलब उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स पावर होती है। सबसे पहले, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्ड इन आर्टिकल 74 एंड 75, ही हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, यानी कि जो मंत्री परिषद है ना, जो पूरे मंत्री की काउंसिल होती है, उन सभी का हेड किसे माना जाता है, वो होता है हमारा पीएम, ठीक है। और वो लोकसभा का भी एक कॉन्फिडेंस उसमें आता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्राइम मिनिस्टर की, जैसे कि प्राइमरी एडवाइजर होता है ये प्राइम प्रेसिडेंट के लिए। राष्ट्रपति का एक प्राइमरी एडवाइजर किसे माना जाता है, प्रधानमंत्री को माना जाता है। किसी भी प्रकार की सलाह अगर राष्ट्रपति को लेनी है तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है। ओवरसी द एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लीड द कैबिनेट, और इसके अलावा वो कैबिनेट चलाता है, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी है तो उसको देखने का काम प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। लेजिस्लेटिव पावर होती है, जैसे कि स्टीयर गवर्नमेंट बिल्स थ्रू पार्लियामेंट एंड प्रोवाइड गाइडेंस द रूलिंग पार्टी, जो भी रूलिंग पार्टी है उनको गाइडेंस देना, उनको बताना कि तुम्हें आगे क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट बिल्स वगैरह देखना, ठीक।
किसी भी प्रकार का बिल पास करना है, करवाना है, तो वो सब पीएम के हाथ में है। डिप्लोमेटिक और फॉरेन अफेयर्स रोल होते हैं, जैसे ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। आपको पता है पीएम मोदी जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। दे क्राफ्ट फॉरेन पॉलिसीज, engage in diplomacy and strengthen diplomatic relations। और जिस भी प्रकार के हमारे लोकतांत्रिक संबंध होते हैं ना दूसरे देशों के साथ, उसको स्थापित करने का काम पीएम का होता है। क्राइसिस मैनेजमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जैसे कि हमारे ऊपर कोविड का क्राइसिस आया था, कोविड का संकट आया था और जो अभी तक भी चल रहा है, तो वो चीजें, उन क्राइसिस, उन संकटों के दौरान प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि जो राष्ट्र है उसको सिक्योरिटी, उसको रक्षा प्रदान करें, ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखें। इसके अलावा इमरजेंसी, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी लगानी है देश में, तो वो काम करने का होता है प्राइम मिनिस्टर का। अब आपको पता है जैसे कोविड आया था तो उस दौरान हमारा क्या लगा था, लॉकडाउन लगा था, तो वो किसने लगाया था, आपको पता है, पीएम ने लगाया था, ठीक है। दे आर द अल्टीमेट अथॉरिटी इन मैटर्स ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, मतलब किसी भी प्रकार की अगर डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी है तो उसमें सबसे ज्यादा अल्टीमेट पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 6 नंबर का ये क्वेश्चन, और ऊपर वाला भी आपका 6 नंबर का था, कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना उसकी क्या भूमिका होती है, ये आपको इसमें बताना होता है। सो फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस देख लो, टू मेंटेन वर्ल्ड पीस बाय प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम द हॉरर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो जो यूनाइटेड नेशंस है ना वो एक बेसिकली संयुक्त, बहुत सारे राष्ट्र मिलकर एक नेशन, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई है, जिसमें कि 193 राष्ट्र सम्मिलित हैं, ठीक है। और ये जो है ये क्या करता है, जितनी भी आगे आने वाली पीढ़ी है उनको वर्ल्ड पीस प्रोवाइड करवाना, ये इसका सबसे बड़ा मोटिव है, कि किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी देश में भी वॉर को लेके या आप कह सकते हो लड़ाई को लेके किसी के मन में भी डर ना हो, ठीक है। और ये देखना कि कोई भी देश एक दूसरे देश पे हमला ना करे, ठीक है। To reaffirm trust in core human rights such as human dignity and equal right for men and women। और ये भी देखना यूनाइटेड नेशंस का काम होता है कि जितने भी औरतें, आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, उनके पास, सभी के पास ह्यूमन राइट्स हों और उन ह्यूमन राइट्स का सही इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाए। टू प्रैक्टिस टॉलरेंस एंड लिव इन पीस विद वन अनदर। और इसके अलावा सभी को ये सिखाना कि एक दूसरे के साथ किस तरीके से शांति से रहा जाए, यानी देशों के बीच में किस तरीके से शांति बनी रहे, वो उनका काम है। To create the environment for treaty commitments and इंटरनेशनल लॉ टू बी रिस्पेक्टेड एंड upheld। और इसके अलावा ये भी देखना कि इंटरनेशनल लॉ जो है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी कानून वगैरह बनाए गए हैं उनको सभी देशों के द्वारा माना जाए, ये सारी चीजें देखने का काम भी संयुक्त राष्ट्र संघ का होता है। टू एनकरेज सोशल ग्रोथ एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स। और इसके अलावा जितने भी देश हैं उनमें सभी में सोशल ग्रोथ, सामाजिक जो विकास है वो हो सके, इसके अलावा सभी के हाई लिविंग स्टैंडर्ड बन सके, ठीक है। टू जॉइन आर फोर्सेस टू कीप द वर्ल्ड एट पीस एंड सिक्योर। और सभी जो हैं फोर्सेस को ज्वाइन कर सकें और सभी पीस में, शांति में और सिक्योरिटी में रह सकें। टू एनकरेज एवरीवन्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। और सभी की आर्थिक और सामाजिक प्रोग्रेस हो, ठीक है, विकास हो। और इसी में अगर आप देखोगे तो हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे 193 सदस्य मैंने आपको बताया, एक देश की एक वोट होती है इसमें। और इसके अलावा देखो इसमें ना 5 स्थायी सदस्य होते हैं, मतलब 5 ऐसे सदस्य होते हैं जो कि बिल्कुल स्थायी होते हैं। और चुने गए जितने भी बाकी सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 जो हैं गैर स्थायी सदस्य होते हैं हमारे किसमें, सुरक्षा परिषद में। सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है ना, इसमें कई तरीके की अलग अलग सिक्योरिटी काउंसिल होती हैं, ठीक है, काउंसिल्स होती हैं। और इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं, जो हर 2 साल में बदलते रहते हैं, लेकिन ये 5 हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, लास्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका आपको बतानी है। क्या है गुट निरपेक्ष की भूमिका? एलिमिनेट ऑल कॉजेज विच कुड लीड टू वॉर। देखो गुट निरपेक्ष जो है, जिसमें कि
ये बोला गया है कि जितने भी कोई भी अगर ऐसा कारण है जिसकी वजह से वॉर हो रही है या लड़ाई की शंका बन रही है, तो उन कारणों को एलिमिनेट करना, उनको हटाना, टू प्रोटेक्ट नेसेंट फ्रीडम ऑफ न्यू बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका फ्रॉम कॉलोनियल डोमिनेशन। यानी कि जितनी भी नई नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं जो बिल्कुल आज़ाद हैं, वो उन देशों को जो एशिया और अफ्रीका की है उनको रक्षा देना, उनकी फ्रीडम की सुरक्षा करना, उनको ये देखना है कि वो हमेशा आज़ाद रहें। टू अपोज कॉलोनियलिज्म, इम्पेरियलिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी प्रकार से अगर कोई देश किसी देश पर हाँ हावी होना चाहता है, हमला करना चाहता है, उसको अपने अंडर लेना चाहता है, तो उसमें उन चीज़ों को हटाना, ठीक है। किसी भी प्रकार से अगर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा भेदभाव हो रहा है जो कि पूरी रेस के साथ हो रहा है, रेस यानी कि एक पूरे धर्म या पूरी जाति के साथ हो रहा है, तो उस चीज़ को हटाना, ठीक है। टू एनकरेज फ्रेंडली रिलेशन अमंग कंट्रीज, सभी देशों के बीच में एक फ्रेंडली मित्रतापूर्ण संबंध बन सके। टू एडवोकेट पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार से देशों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उनको सेटलमेंट करना, उनका समझौता करवाना, जो समझौता शांतिपूर्ण हो। टू अपोज यूज ऑफ फोर्स एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और अगर कोई देश किसी भी प्रकार से कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे बम वगैरह हो गए, तो उन चीज़ों को, उन फोर्सेस को, उनको हटाना। टू स्ट्रेंथन यूनाइटेड नेशंस एज एन ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड पीस, जैसा हमने देखा यूएन जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस, उनको एक वर्ल्ड पीस यानी कि विश्व स्तर पर शांति के लिए उसको और मजबूत करना। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, जो हमारे ह्यूमन राइट्स, हमारे अधिकार होते हैं, मानव अधिकार, उनके हमारे एनवायरनमेंट, उनको पर्यावरण को रक्षा देना। टू बिल्ड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NEIO बेस्ड ऑन इक्वालिटी, इक्विटी एंड जस्टिस, और इसके अलावा एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाना जिसमें कि समानता, ठीक है, और इक्विटी के बारे में बात की जाए, जस्टिस, न्याय के बारे में बात की जाए। यहाँ पर आपकी वीडियो हो जाती है एंड, और ये था आपका पूरा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ, एंड चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल TH क्लासेस को, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। इस पूरी वीडियो में जितने भी आपको जो भी आपको PYQ वगैरह क्वेश्चन पेपर दिखा है उसका PDF, और इसके अलावा ये जो आप यहाँ पर पूरी प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है TH क्लासेस, उस पर आपको आराम से फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।